मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। डियर एस्पायरेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना FPSC लेक्चरर मैथमेटिक्स के इंटरव्यू का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा जो कि कंडक्ट हुआ है 30 अगस्त को। तो ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटरी और स्पेशल होने वाली है, चूँकि यूट्यूब पर अगर आप देखें तो FPSC इंटरव्यू एक्सपीरियंस से मुतालिक एक भी वीडियो जो है वो हमें नहीं मिलती। एटलीस्ट मुझे तो इस इंटरव्यू से पहले तक नहीं मिली थी। अगर आप में से किसी को कोई मिल जाए तो काइंडली उसका जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सारे इंटरव्यू के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और एट द एंड सेक्शन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसमें हम कंपेयर करेंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन PPSC एंड FPSC। ठीक है, इंटरव्यू में क्या कंपैरिजन हम कर सकते हैं। ओके जी, इंटरव्यू पैनल में हमारे पास 4 मेंबर्स थे। ठीक है, एक चेयरमैन साहब, 2 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एंड 4th वन आई थिंक सो FPSC या डिपार्टमेंट के कोई आदमी थे। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू। मेरा जो है वो फर्स्ट नंबर पर इंटरव्यू था। इंटरव्यू रूम में मैं एंटर हुआ, मैंने सलाम किया। आफ्टर दैट चेयरमैन साहब ने मुझे बैठने के लिए कहा। मेरी डिग्रीज वगैरह उनके सामने थी, जिसको देखते हुए चेयरमैन साहब ने काफ़ी अच्छे अंदाज में बोला कि हामिद, यू आर अ वेरी गुड स्टूडेंट्स फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। आपके जो मार्क्स वगैरह वो काफ़ी अच्छे हैं और उनमें हमें कंसिस्टेंसी देखने को नज़र आई है। सो आई सेड थैंक यू सर। आफ्टर दैट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि हामिद, वाई यू वांट टू बिकम अ लेक्चरर, या आप एजुकेशन की फील्ड में ही क्यों आना चाहते हैं, आपने यहीं पर क्यों अप्लाई किया, इसके अलावा क्यों नहीं कहीं अप्लाई किया। उसके जवाब में मैंने सर को कहा, चूँकि सर ये जो फील्ड है ये मेरा इंटरेस्ट है। ठीक है, और इस टीचिंग करते हुए मुझे ये फील नहीं होता कि मैं कोई जॉब कर रहा हूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, ये मेरी चूँकि पसंद की फील्ड है। तो वही 3 इडियट्स वाला जो बैकग्राउंड में डायलॉग मेरे माइंड में चल रहा था कि वो काम जो जिसको आप काम नहीं समझते वो खेल समझें, तो उसमें आप उकताते ही नहीं है, ना ही आपको किसी किस्म का कोई स्ट्रेस है, ना ही आपको कोई जल्दी है उसमें, तो वो काम आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैंने ज़रा मौजू वर्डिंग में इसी चीज़ को प्रेजेंट किया, तो ये जो जवाब था तो चेयरमैन साहब को भी पसंद आया और उन्होंने भी कहा कि आपने सही फरमाया कि जिस काम में हमारा मन लगता है उसमें हमें किसी किस्म की उकताहट या थकावट का शिकार हम नहीं होते और हम उसको पूरी दिलजोई से और अच्छे तरीके से उसको सर अंजाम दे सकते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ हम चलें। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में जो मेल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस किए, क्वेश्चन नंबर 1 वाज व्हाट इज़ अ फंक्शन। ठीक है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कि अगर एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट से लेकर वापस उसी सेट पर हम कितने बाइजेक्टिव मैप्स जो हैं वो ले सकते हैं। तो ये बेसिकली अगर आप देखें तो डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन है। व्हाट इज़ अ परमुटेशन? अ परमुटेशन इज़ अ बाइजेक्टिव मैप फ्रॉम अ सेट टू इटसेल्फ। ठीक है, तो बेसिकली मुझे उससे इनडायरेक्ट वे से पूछ रहे थे कि कितनी परमुटेशंस जो है वो डिफाइन की जा सकती हैं। सो उसके आंसर में मैंने बोला 4 फैक्टोरियल। उसी आंसर से जो नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ फैक्टोरियल। ठीक है, फिर वो मैंने उनको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन किया कि डिफरेंट अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम कितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स वहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या है। अगर हमारे पास 2 फंक्शन गिवन है तो कंपोजिशन से हम कितनी टाइप के न्यू फंक्शंस बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एक 3/5 का मैट्रिक्स है तो उसका मैक्सिमम रैंक क्या होगा। सो इसके आंसर में मैंने कहा कि मैक्सिमम रैंक इसका 3 हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि क्यूबिक पोलिनोमियल को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। एक तो हमारे पास इसका एक स्टैंडर्ड मेथड है, उसका नाम मेरे माइंड से निकला हुआ, और उसके अलावा एक मेथड हम यूज़ करते हैं दैट इज़ हिट एंड ट्रायल मेथड, जिसको सिंथेटिक डिवीजन कहा जाता है। तो ये दोनों मैंने उन्हें बताए। अगेन उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सिंथेटिक डिवीजन में जो हम गैस चूज़ करते हैं वो उसकी क्या डोमेन होती है। आई सेड कि सर वो हम इंटीजर्स ले सकते हैं। अगेन उन्होंने पूछा कि इंटीजर्स तो यानी कि इनफाइनाइट है, हम सारे के सारे तो नहीं चेक कर सकते, तो क्या क्यूबिक पोलिनोमियल को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी इनिशियल गैस हम यूज़ करें।
तो इसका चूँकि मेरे माइंड में नहीं था, उन्होंने कोई आंसर बताया था, आप इंटरनेट से चेक कर सकते हैं। वो कह रहे थे कि फर्स्ट टर्म और कांस्टेंट को देखते हुए हम डिसाइड कर सकते हैं। आफ्टर दैट ही सेड कि आपने स्टैट्स तो पढ़ी होगी। फिर उस स्टैट से रिलेटेड उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि अगर हमारे पास एक ताश है तो उसमें से अगर हम एक कार्ड निकालें तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड निकालेंगे वो एक स्पेड हो या फिर नंबर 7 हो। ठीक है जी। फिर अगेन उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि अगर एक कार्ड हम ड्रा करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा या समथिंग लाइक स्पेड ये होगा या 7 होगा। ठीक है, इस तरह 3 पॉसिबिलिटीज उन्होंने मुझे बताई। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है और ये सेकंड ईयर में, बल्कि फर्स्ट ईयर में चैप्टर 7 है, उसमें बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चंस मौजूद हैं। कमिंग टू द सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट। सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का जो क्वेश्चन पूछने का अंदाज था वो काफ़ी, आई विल से कि अजीब सा था, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन एक पेज पर लिखे हुए थे और क्वेश्चन मुझसे इस तरह पूछ रहे थे कि लाइक जिस तरह बच्चों से फिल इन द ब्लैंक्स पूछी जाती हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो था, मीन इज इफेक्टेड बाय चेंज इन, तो मेरे माइंड में था कि ओरिजिन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा, वो भी लाइक इसी तरह कोई फिल इन द ब्लैंक्स टाइप था, तो वो मुझे समझ नहीं आया। हालांकि मैंने उन्हें रिपीट करने को भी कहा बट मुझे उसकी समझ नहीं आई। थर्ड क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछा कि व्हाट इज़ द एंगल इन अ सेमी सर्कल। ठीक है, दैट इज़ राइट एंगल। और इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा कि अब मैं आपसे जीके के क्वेश्चन पूछूंगी। 2 से 3 उन्होंने आई थिंक क्वेश्चन पूछे। एक सबसे बड़ी झील कहाँ पर वाक़ है, और इसी तरह का एक और क्वेश्चन था। अनफॉर्चुनेटली मुझे दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते थे। अब जो थर्ड पर्सन वहाँ पर बैठे हुए थे, आई थिंक FPSC के थे या डिपार्टमेंट के, वट एवर, उन्होंने मुझसे करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर और इस तरह के मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे। फर्स्ट क्वेश्चन उनका था कि अभी जो बजट पेश हुआ है वो कितनी मालियत का बजट पेश किया गया। मेरे माइंड में नहीं था, चूँकि मैं न्यूज़, अनफॉर्चुनेटली न्यूज़ और इस तरह की चीज़ों से दूर रहता हूँ, तो मैं इसका आंसर नहीं कर पाया। सेकंड उन्होंने पूछा कि IMF ने अभी जो इंस्टॉलमेंट दी है वो कितने पैसों पे दी है। तो अगेन इसका आंसर भी मुझे नहीं पता था, मैंने कह दिया सॉरी सर आई डोंट नो। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि कल ही तो उन्होंने हमें किस्त दी है। तो मैंने कहा सर मैं क्योंकि पिछले कुछ दिनों से न्यूज़ वगैरह नहीं सुन रहा, तो इस दैट्स वाई मुझे नहीं पता। फिर नेक्स्ट उन्होंने कहा कि अच्छा आपको पता है कि IMF स्टैंड्स फॉर, या IMF से क्या बनता है। सर यस सर, इट इज़ द एब्रिविएशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अगेन उन्होंने क्वेश्चन किया कि अच्छा फंक्शनैलिटी ऑफ IMF, कि IMF क्या काम करता है। आई सेड सर ये जो इकोनॉमिकली जो नेशन स्ट्रगल कर रही होती हैं, जिनकी इकॉनमी जो है वो स्टेबल नहीं होती, ऐसी अकवाम को जो है वो IMF कर्जे देता है ताकि वो अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर सकें और तरक्की कर सकें। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया व्हाट इज़ FATF। इसके आंसर में मैंने उन्हें बताया कि FATF स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। फिर उन्होंने फिर इसी से रेलिवेंट क्वेश्चन किया कि ये बेसिकली क्या काम करता है, इसकी क्या डोमेन्स हैं। चूँकि फिर मैं ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका मैंने उन्हें बताया कि जब इकोनॉमिक इश्यूज़ की वजह से USSR कोलैप्स कर रहा था, तो उस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए जो है कुछ बाहर से पैसे जो है वो इंजेक्ट किए जा रहे थे USSR में, ताकि जो है उसको इकोनॉमिकली स्टेबलाइज किया जा सके। चूँकि जो इसका ओपोजिट था, ठीक है, जो उसका आप दुश्मन कह लें, अमेरिका और उसके एलाइज थे, वो नहीं चाहते थे कि USSR दोबारा से स्टेबल हो। लिहाजा उन्होंने उस वक्त मिलकर ये इदारा कायम किया था जो कि मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सके। ठीक है, इलीगली पैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने से रोक सके। ये इसकी पहली डोमेन थी। सेकंड डोमेन इसकी ये थी कि जब 9/11 का वाक़या पेश आया तो उसके बाद टेररिस्ट फंडिंग जो है उसको मॉनिटर करने के लिए कि टेररिस्ट को कोई किसी किस्म की फंडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर फंडिंग हो रही है तो कहाँ से हो रही है, इन चीज़ों का पता लगाने के लिए और इन मामला को ख़त्म करने के लिए, ताकि दुनिया से ये टेररिज्म और मनी लॉन्ड्रिंग इस तरह चीज़ें ख़त्म की जा सकें। सो नेक्स्ट उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा ग्रे लिस्ट क्यों किया गया। पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा ग्रे लिस्ट करने की जो वजह थी दैट इज़ के जमात दावा के जो हेड थे हाफिज़ सईद,
उनको लाहौर में एक कोर्ट थी, ठीक है, उन्होंने उसको रिलीज़ किया था, जो उसकी उन्होंने रीज़न दी थी, चूँकि पहले उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था इंटरनेशनल फोर्सेस के कहने पर, तो उन्होंने उसको रिलीज़ किया और साथ ही ये रीज़न बताई थी कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो कोई सबूत जो है वो बैनुल-अक़वामी ताकतें हमें नहीं पेश कर सकें। तो बीइंग अ पाकिस्तानी सिटीज़न ये इनको पूरा हक़ हासिल है कि इनके हम रिलीज़ करें और उनके जितने भी असासे हमने ज़ब्त किए हैं वो इनको वापस कर दिए जाएँ। तो जब ये एक्ट या ये डिसीजन आया कोर्ट की तरफ से, तो इसका रद्द-ए-अमल लेते हुए जो है दोबारा से पाकिस्तान को दूसरी दफ़ा ग्रे लिस्ट किया गया था। और अगर बात की जाए कि पहली दफ़ा ग्रे लिस्ट क्यों किया गया, तो जब 2012 में या 11 के एंड पे जब उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान से पकड़ा गया और उसको मारा गया, तो चूँकि वो एक इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट था, तो उस वजह से चूँकि जब पाकिस्तान से वो बरामद होता है तो पूरी जो दुनिया है वो सवालिया निशान खड़े करती है पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए वो उन्होंने ग्रे लिस्ट की। और ग्रे लिस्ट करने के नुकसानात किसी कंट्री को ये होते हैं कि लाइक फिर जो FATF है, जितने भी उसके मेम्बरान्स हैं वो उनको हदायत जारी करता है कि आप इन ममालिक पर सेंक्शंस लगाएं, इनसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनके साथ बंद कर दें और बाकी जो पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं, जिससे मुल्क की ग्रोथ में काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे किया कि सपोज एक क्लास है जिसमें हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान हर रिलीजन के स्टूडेंट्स मौजूद हैं और आपको अगर उन्हें फेथ पर लेक्चर देने हैं तो आप क्या लेक्चर देंगे? अभी 1 मिनट है आपके पास, आप इस पर हमें लेक्चर देकर दिखाएं। तो जो भी उस वक्त मेरे माइंड में इसका आंसर आया मैंने उन्हें किया, जिससे वो मुझे कोई ख़ास सेटिस्फाई नहीं लगे। और उनका ये कहना था कि मैथ्स के टीचर से लाजमी तो नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन किए जाएँ, अदर देन सब्जेक्ट्स भी किए जा सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने मुझसे हज़रत खालिद बिन वलीद के मुतालिक एक क्वेश्चन किया और लास्ट क्वेश्चन उनका ये था कि टीचिंग के 2 बेनिफिट्स, यानी कि टीचिंग के 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव पॉइंट्स बताएं। पॉजिटिव पॉइंट्स तो मैंने उनको बताए और नेगेटिव पॉइंट्स चूँकि मेरे माइंड में ही थे तो मैंने इसका यही आंसर किया कि जो लोग एक्सीडेंटली टीचिंग की फील्ड में आ जाते हैं ना, जिन्हें कोई और फील्ड नहीं मिलती, आजकल अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा ही है कि कुछ और नहीं मिला तो चलें जी पढ़ा के गुजारा वगैरह कर लेंगे। तो इस तरह के लोग जब इस फील्ड में आ जाते हैं तो ऑब्वियसली उनका वो होल हार्टेडली काम नहीं कर रहे होते, ठीक है, वो अपने काम से खुश भी नहीं होते कोई खास। तो जब इस तरह के माइंड्स आ जाते हैं तो फिर शायद उनको कोई इसके नुकसान नज़र आए, मुझे इसके कोई नुकसान या टीचिंग के कोई नेगेटिव पॉइंट्स मुझे नहीं दिखाई देते। ये मेरा आंसर था उनको। ओके जी, लास्ट फिर अगेन हम चले गए चेयरमैन साहब की तरफ। चेयरमैन साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया कि नॉन एक शेप होती है, आई साइड यस सर, इट्स 9 साइडेड शेप। ही आस्क्ड मी कि इंटरनल एंगल इसका कितना होता है। चूँकि अब हर चीज़ तो मेरे माइंड में नहीं थी और ये जो याद करने वाली जो चीज़ें होती हैं वैसे ही मेरी जान जाती हैं इनसे। तो मैंने उनको बोला कि एक फार्मूला होता है हमारे पास, उसके ज़रिए हम कितनी भी साइडेड शेप हो उसका इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल इसमें चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लिख कर हमें बता दें। मैंने कहा सर मेरे फार्मूला याद नहीं है मुझे। तो इस पर उन्होंने स्माइल दी और कहा कि ठीक है हामिद, थैंक यू वेरी मच। तो ये एक ओवरव्यू था FPSC के मेरे इंटरव्यू का। आप में से बहुत सारे लोगों ने मेरी PPSC की वीडियो भी देखी होगी। मेन जो डिफरेंस है FPSC और PPSC के इंटरव्यू में, हालांकि सेम पोस्ट है, दैट इज़ आल्सो लेक्चरर मैथमेटिक्स और ये भी लेक्चरर मैथमेटिक्स के। यहाँ पर हमने देखा कि जो सब्जेक्ट के क्वेश्चंस FPSC में पूछे जाते हैं वो बहुत ही बेसिक पूछे जाते हैं। हालांकि एक भी क्वेश्चन मुझसे जो है वो इंटर लेवल के ऊपर सा नहीं पूछा गया, हालांकि मैं अपनी तरफ से BSc MSc और काफ़ी थ्योरियाँ पढ़ के गया हुआ था। तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। उसकी एक वजह ये भी होती है चूँकि FPSC में आप लोग जानते हैं 3 स्टेप्स होते हैं, पहले टेस्ट क्लियर करना, फिर इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट होना। तो उनके माइंड में पहले ही मौजूद होता है कि अगर एक बंदा इंटरव्यू तक पहुंचा है तो ऑब्वियसली उसके सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा ही होगा। तो जितने भी कैंडिडेट्स इंटरव्यू के लिए अपीयर हो रहे हैं तो उनके नॉलेज में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला, कोई 19-20 का फ़र्क ही होगा।
सो दैट्स वाई वो जीके की तरफ उनका बहुत ज़्यादा ध्यान होता है, ठीक है। वो आपका जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, इंटरनेशनल अफेयर और इस तरह की चीज़ों का नॉलेज टेस्ट करना चाहते हैं कि सब्जेक्ट के अलावा भी बंदे को कुछ पता है या सिर्फ अपने सब्जेक्ट को ही रट्टा मारा हुआ है। तो लिहाजा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एफपीएससी में कोई इंटरव्यू देने चाह रहे हैं तो अपने सब्जेक्ट से हटकर करंट अफेयर, पाकिस्तान अफेयर, ठीक है, पाकिस्तान के जो मेन प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स लाइक सी पैक है और इस तरह की चीज़ें हैं, फिर और इंटरनेशनली जो मसाइल हैं लाइक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में पढ़ें, नेटो क्यों बना, यूएसएसआर क्यों बना, एफएटीएफ क्यों बनाई गई, ठीक है, और जो प्रोजेक्ट्स वगैरह कंट्री में लगाए जाते हैं या कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंट्री कर रहा होता है, ठीक है, तो वो किन चीज़ों को, जियो इकोनॉमिक इशूज़ उसके क्या होते हैं, ठीक है, जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पोलिटिकल मामला को मद्देनज़र रखते हुए ये सारे काम हो रहे होते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी टॉपिक को पढ़ें तो उसके 3 एस्पेक्ट्स को ज़रूर स्टडी किया करें। होप सो ये इंटरव्यू आप, ये वीडियो जो है ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए साबित रही होगी। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बटन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देख रहे हैं, बट 80% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो इसी के साथ हम अपनी ये वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। जल्द मेरा विद इन अ मंथ या विद इन नेक्स्ट 45 days एक और एफपीएससी में इंटरव्यू है, दैट इज़ आल्सो फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर मैथमेटिक्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवल हेडक्वार्टर्स। तो इंशाल्लाह आपके साथ उस इंटरव्यू का भी एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।